नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आप लोगों की ज्यादातर ये चाहत होती है कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो, कुछ ऐसे सीनियर्स से आपकी मुलाकात हो, ऐसे गुरुजन से आपकी मुलाकात हो जो अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सके। और ये बात भी सही है क्योंकि जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य में रह के सीखते हैं, या किसी का अगर हमको गाइडेंस मार्गदर्शन मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी सीख, कुछ ऐसी मार्गदर्शन, कुछ ऐसी बातों को रखने के लिए एक विशिष्ट हमारे अतिथि और हमारे मार्गदर्शक आपकी उनसे मुलाकात में कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं उनका मैं स्वागत करूं। मैं परिचय भी चाहूंगा कि सर खुद अपना देंगे, और फिर मैं कुछ बातें जो आप लोगों के मन में रहती हैं, जिज्ञासा का विषय रहती हैं, वो बातें मैं चाहूंगा कि सर बताएं। सर, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो छात्र हैं वो आपका परिचय जान जाएं, और जिससे कि वो आपसे कनेक्ट हो सकें पूरी बात के दौरान। मैं रमाकांत शुक्ल वर्तमान में सचिवालय सेवा में न्याय विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। 95 बैच के समीक्षा अधिकारी के रूप में सचिवालय में मेरी तैनाती वर्ष 1998 माह फरवरी में हुई थी। उस सोपानिक क्रम में लगभग 13 वर्षों तक मैं समीक्षा अधिकारी के पद पर रहा। तदुपरांत विभाग अधिकारी के पद पर लगभग 6.5 वर्ष तैनात रहा। 4 वर्ष लगभग अनुसचिव के पद पर कार्यरत रहा और वर्तमान में उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। सर, इतना अनुभव आपने बताया, तो जो छात्र सचिवालय सेवा में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सर सचिवालय सेवा के बारे में आपका जो अनुभव रहा है, जो दृष्टिकोण है आपका, कि ये लोग अभी सोच रहे हैं और आपने एक लंबा समय बिताया है जी, तो ये सेवा सर कैसी है, ये थोड़ा सा बताइए। सचिवालय सेवा प्रादेशिक सेवाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है और लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से फिल की जाती है। और पीसीएस की प्रोविंशियल सेवाओं में कुछ पदों को छोड़ दिया जाए जी सर, जो जिन्हें हम ऊपर के पद कहते हैं जी, तो उसके बाद सचिवालय सेवा से ज्यादा स्थायित्व भरी जी और अच्छी सेवा दूसरी नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उस सेवा में हूं, लेकिन आज जो वातावरण है हर व्यक्ति फील कर रहा है, स्थिर और अस्थायित्व सेवा इसे कहा जाएगा। इसलिए कि आपके बच्चों को आजीवन आपको लखनऊ में रहना है, एक अच्छी स्कूलिंग मिलेगी, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलेगी, सिविक सेंस भी लखनऊ से बेहतर पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। सर, कहा जाता है कि लखनऊ एक ऐसा शहर है, अभी मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई जी, तो उन्होंने कहा लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसमें नवाबियत भी है, और उस शहर में एक ये भी है कि लोग कम पैसे में भी रह लेते हैं, बहुत बड़े लोग भी मिलेंगे और मिडिल वर्ग भी मिलेगा, हर तरीके के लोग, और जबकि अन्य बहुत सारे शहर हैं वो ये चीज खो चुके हैं। तो अगर इसे हम सरल शब्दों में कहें जी, तो आपके कहने का आशय कि लखनऊ में नजाकत भी है, नफासत भी है सर, दोनों चीजें हैं जी सर। तो आपको यहाँ एक तो प्रदेश की राजधानी होने के नाते बड़ी सेवाओं के अधिकारी, सीनियर आईएएस अफसर बड़ी संख्या में रहते हैं, और यूपी कैडर पूरे देश में सबसे बड़ा आईएएस कैडर है जिसमें लगभग 600 ब्यूरोक्रेट्स हैं जी सर। ये भी आपको सौभाग्य प्राप्त है। और आईएएस कैडर के मैक्सिमम अधिकारी लखनऊ में ही रहते हैं। सीनियर होने पर, जूनियर रहने पर तो उन्हें जिलों में तैनाती मंडलों में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सीनियर होते जाते हैं वो लखनऊ में ही तैनात रहते। उनके बीच आपको रहने का अवसर मिलता है, और वो पूरे भारत से आते हैं। सिविल सर्विस ऑल इंडिया सेवा है, तो उसमें आपको तमिलनाडु के भी लोगों से मुलाकात होती है, उत्तर प्रदेश से भी होती है, बंगाल से भी होती है, कश्मीर से भी होती है। आप एक ऐसे जो जिसे सच्ची भारतीयता कहते हैं उसका प्रतिरूप आपके सामने रहता है। उनसे बहुत कुछ सीखने, समझने, सोचने का आपको मौका मिलता है। आप आईएएस नहीं बन सके, लेकिन आपके बच्चे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहां आपके बीच में एक से एक अच्छे, सुलझे और ब्रिलियंट अफसर आते हैं जिनके बीच आपको काम करने का अवसर मिलता है। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। यूं सीखा जैसे विद्यार्थी जीवन में उन चीजों को दूर से सुनते थे जी, लेकिन यहाँ आकर देखा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। आईएएस की जो सबसे वो होती है,
मैं विषयांतर हो रहा हूं जबकि सचिवालय सेवा पर, लेकिन सचिवालय सेवा आईएएस के नहीं बिना सर, ये- और सचिवालय सेवा के बिना अधूरी है जी। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। जी। तो उनसे ये है कि उनका जो एक तरह से कार्यशैली होती है या ग्रहण शैली होती है, एक छोटे से उसमें कहें अर्थ अमित लघुआखर थोड़े, उनमें ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा होती है और कम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। शायद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या परीक्षा का यही आदर्श और ध्येय वाक्य भी होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में सशक्त अभिव्यक्ति दी जाए। जी सर। कोई व्यक्ति सफल लेखक या सफल तभी माना जाएगा जब कम से कम में अपनी बात कह सके, जिसे कहा जाए सूत्रात्मक लिखते हैं। जी। तो सर आजकल के प्रश्न भी ऐसे आ रहे हैं जी सर, जीएस के प्रश्न अब 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 20 प्रश्नों में जो सबसे बड़ा आंसर है वो 250 शब्दों में, और जो छोटा आंसर है वो 150 शब्दों के आसपास, फिर अलग अलग परीक्षाओं में अलग 50 शब्द ऐसे, तो वहां पर ये शैली तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, जी, सूत्रात्मक शैली। जी, जी। क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें 500-600 शब्द में जी जी आप बड़े लिखते थे, प्रश्न लिखे जाते हैं। तो उसमें ये महत्वपूर्ण भी हो जाती है। जी, जी। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि सचिवालय में जो सेवा है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स और सर बहुत सारे, सर थोड़ा सा इधर जी जी लोग जो आपसे मिलते हैं, तो एक सामाजिक संस्कृति आपको जी। समझ में आती है। जी जी बच्चे सर ये जानना चाहेंगे कि जो सचिवालय की ये सेवा है, हाँ। वो तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो उनको सबसे सर एक तो है कि रोजगार सबको चाहिए। जी जी तो उनको लगता है कि सबसे पहले ये पता चल जाए कि वेतन कितना मिलता है। जी, जी। तो जैसे ज्वाइनिंग होगी तो पे ग्रेड है, कितना जी, वेतन जी, मिलेगा, जी। फिर प्रमोशन के जो चांसेस जी, हैं। जी। जी सर, थोड़ा सा इस पे सर। सचिवालय सेवा में लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती होती है। समीक्षा अधिकारी का पे ग्रेड 4800 है, सहायक समीक्षा अधिकारी का 4600 है। जी समीक्षा अधिकारी अगले पद पर, जब अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होता है तो 5400 के स्केल में जाता है। जी। फिर अगली पदोन्नत जब उसे मिलती है, क्लास 1 हो जाता है, वो अंडर सेक्रेटरी 6600 वाले स्केल में जाता है। अगली पदोन्नत जब उसकी होती है डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर 7600 स्केल में जाता है। और अगला जो प्रमोशन उसे मिलता है समीक्षा अधिकारी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो 8700 वाले स्केल में जाता है। और आज तक बोले जो अभी है वर्तमान में है, विशेष सचिव के सचिवालय सेवा के 35 पद हैं, 5 पद और बढ़ाने का आश्वासन दिया है, 40 पद हो जाएंगे। तो विशेष सचिव 8900 स्केल का पद है यहाँ। मांग 10,000 स्केल के लिए भी चल रही है और भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब सचिव का भी स्केल आपको मिलेगा, पद भी मिलने की संभावना है। जी सर। तो इस प्रकार से प्रमोशन के अच्छे एवेन्यू हैं। और हम लोगों के समय में कतिपय कारणों से प्रमोशन में कुछ कोर्ट केसेज वगैरह थे, डिले हुआ, लेकिन अभी हमारा जो एसओ का बैच चल रहा है 13 बैच, ये लोग 6.5 वर्ष में ही अनुभाग अधिकारी बन गए और मुझे लगता है ये 5 साल में ही अंडर सेक्रेटरी हो जाएंगे। सर यानी कि बहुत तेजी से। तेजी से। जी सर। और अंडर सेक्रेटरी 3-4 साल ये जी। रहेंगे, उसके बाद डिप्टी हो जाएंगे, डिप्टी ज्वाइंट और विशेष सचिव बनने में 20 वर्ष के अंदर ये विशेष सचिव बन जाएंगे, मुझे जैसा और जैसे ये बैच आगे बढ़ेगा तो आगे अब रास्ता साफ है। जी उसके लिए हम लोगों ने अतीत में काफी संघर्ष किया, अब जी रास्ता सर। इनका प्रशस्त है। यानी कि जो प्रमोशन का चैनल है यहाँ बड़ा अच्छा चैनल है, जी। सुरक्षित है, संरक्षित है। और सबसे बड़ी चीज कि आप ऐसे कार्यालय में कार्य करते हैं जहां से प्रदेश सरकार पूरी व्यवस्था को गौर में करती है, आप नीति नियंता हैं, क्या काम सर? और आप पॉलिसी बनाते हैं। जी। आपके लिखे हुए नोट्स पर मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होता है, कैबिनेट में जाता है, जो आप जिसके रीढ़ आप हैं। समीक्षा अधिकारी को सचिवालय सेवा का रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन, जी, क्योंकि वो बेस है और उसी की नोटिंग पर आगे चलता है। ऊपर के पदों पर बैठे हुए अधिकारी उसमें परिमार्जन, संशोधन, परिवर्धन तो करते हैं, लेकिन खाका वही तैयार करता है। तो इसलिए समीक्षा अधिकारी का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। और मैंने पहले ही कहा कि सचिवालय सेवा प्रदेश के प्रोविंशियल सेवा में 2-4 पदों को छोड़ दिया जाए तो उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि प्रमोशन के एवेन्यू, स्थिरता, सुरक्षा, अन्य आपको जो लाभ प्राप्त है पारिवारिक या लखनऊ में रहने का, वो प्रदेश के अन्य जनपदों में नहीं है। न स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी है, न शिक्षा के इतने अच्छे केंद्र वहां हैं, न आपको ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छी है। लखनऊ को मैं देश के अच्छे शहरों में एक शहर मानता हूं, जहां रात 12 बजे 1 बजे कहीं भी आप जाएं कोई खतरा नहीं, सर कोई दिक्कत कोई रिस्क नहीं है। तो आप सौभाग्यशाली हैं, जिस दिन आप सचिवालय में ज्वाइन किए और रिटायर होने तक आप लखनऊ में रहेंगे, और उसके बाद भी जब आप 30 साल, 32 साल, 35 साल कोई सेवा कर लेंगे तो आप बाहर नहीं जाएंगे, आप लखनऊ के नागरिक बनेंगे। ट्रांसफर नहीं होना है, ट्रांसफर आप विभाग में ही होना है। अगर आपका ट्रांसफर भी होता है तो इस विभाग से उस विभाग, इस कमरे से उस कमरे, इतना ही होता है। ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग बदलेगी, बिल्डिंग बदलती है बस। जी सर, बिल्डिंग बदलती तो इस प्रकार आप पूर्णतः सुरक्षित, संरक्षित हैं।
आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं कि मेरी पोस्टिंग यहाँ करा दे। जी, यानी कि सर पीसीएस में कुछ पद और भी उसमें ट्रांसफर है, जैसे लोग एसडीएम बनना चाहते हैं तो पूरे प्रदेश में कहीं भी सेवा करनी। डिप्टी कलेक्टर का जो पद है जी। वो भी उतना वो नहीं रहा, क्योंकि जिलों में पद बढ़ गए हैं। जी सर। तो अगर आप सीधे आपको तहसील का चार्ज नहीं मिला, एसीएम के पदों पर तैनाती कर दी गई, तो आप वहां भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यानी एक अच्छी जॉब है जिसमें प्रमोशन भी अच्छा है, बहुत अच्छा, सुविधाएं अच्छी हैं, शहर भी अच्छा है, और खास करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा आपके बच्चे लिए होंगे, अच्छा ग्रोथ के लिए पूरी देखिए सर जितने लोग तैयारी कर रहे हैं इनकी अगला जो पड़ाव है वो शादी ही है, तो कुछ लोगों की हो चुकी है बिल्कुल, और कुछ लोग करना चाहते हैं या चाहती है, निसंदेह, तो उनके लिए ये जॉब बड़ी अच्छी है। निसंकोच ये कहा जा सकता है जी कि लखनऊ से अच्छी डेस्टिनी उत्तर प्रदेश में दूसरी नहीं है। जी सर। सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि बच्चों को आप जो तैयारी कर रहे हैं, कई बार एग्जाम्स टाइम से नहीं होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, सिलेबस है मतलब भर का, कई एग्जाम्स भी देते हैं, तो सर तैयारी में क्या मुख्य बातें हैं जो वो ध्यान रखें, जो कई बार डिमोटिवेशन को भी दूर करें और अच्छी तैयारी वो कर पाए? सो थोड़ा सा सर इस पे किसी भी परीक्षा या किसी कार्य का सबसे जो व्यवस्थित तरीका है कि आप सुव्यवस्थित तैयारी करें, शॉर्टकट रास्ता न खोजें, कुछ समय दें, और अगर आप व्यवस्थित रहेंगे तो बाई द वे अगर एक बार असफल हुए तो आपकी वो तैयारी अगले परीक्षा में काम आएगी। जी सर। अगर आप व्यवस्थित तैयारी नहीं किए प्लान बे में, तो फिर अगली परीक्षा में आप जल्दबाजी में रहेंगे, शॉर्टकट रहेंगे। तो एक बार समय लगता है, लेकिन आप सुव्यवस्थित तैयारी करें, धैर्य से करें, पेशेंस से करें, और अगर आप मेहनत करते हैं तो ये निश्चित है कि आप सफल होंगे। आज नहीं तो कल, थोड़ा देर लग सकता है, विलंब हो सकता है, लेकिन आप असफल नहीं रहेंगे। जी सर। कई प्रश्न हमसे ये पूछे जाते हैं कितने घंटे पढ़े, तो सर आपका क्या मानना है, क्या घंटे में घंटा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण आप कितना गेन किए एक दिन में। जी। हर व्यक्ति के लर्निंग स्किल अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग पढ़ता है। आप कितना गेन किए, किसी चीज को पढ़े, आप सेल्फ असेसमेंट करें कि आज दिन में मैंने क्या पढ़ा और कितना चीज मुझे आज गेन हुई, इस पर काउंट करता है। हाँ, सातत्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, तब तक आपको चैन से नहीं रहना है, फोकस्ड रहना है। सोते जागते आपको है कि मुझे ये प्राप्त करना है। जी सर। गोल आपको हमेशा याद रहना चाहिए, उस पर आप फोकस्ड रहें, समय पर्याप्त देना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि घंटे के दबाव में आप फोबिया में आ जाएं कि फला 18 घंटा पढ़ रहा, वो 16 घंटा पढ़ रहा, वो 12 घंटा पढ़ रहा। ये एक आध दो दिन हो सकता है, लेकिन कोई प्रतिदिन 16 घंटे नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी अन्य गतिविधियां होंगी। 6-7 घंटा सोएगा, कम से कम खाना खाएगा, उठेगा, बैठेगा, नहाएगा, कुछ करेगा। लेकिन अगर 7-8 घंटे आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो पर्याप्त है हमारी समझ से, और आप ज्यादा कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है सर। लेकिन इससे कम पर भी आज इतनी प्रतिस्पर्धा है, आप कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा, एक लेवल पर अगर आपकी तैयारी हो गई जी सर, तो उसके बाद घंटा आपके लिए मायने नहीं है, वो काम आप 4 घंटे भी पर डे करके कर सकते हैं। लेकिन एक लेवल की तैयारी होनी चाहिए, और उसके लिए शुरू में आपको समय देना पड़ेगा, डिवोशन होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और अध्ययन सुव्यवस्थित होना चाहिए और मौलिक होना चाहिए। सतही और हल्के अध्ययन आपको हो सकता है किसी को कारगर बना दिए हो, लेकिन बहुसंख्यक के साथ सुव्यवस्थित और मौलिक अध्ययन ही काम करता है। जब आपको ज्ञान रहेगा तो आप प्रश्न का प्रारूप बदल जाए फिर भी आप सफल रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि सर शॉर्टकट पे ध्यान न देके एक अच्छा रास्ता, अच्छा ट्रैक, एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन में चलने पर ये सुगम रास्ता होगा और लक्ष्य जरूर मिलेगा। सर खास करके जो नए कैंडिडेट होते हैं उनको ये बड़ी समस्या होती है। हाँ। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जर्नी कई कैंडिडेट्स की बड़ी लंबी हो जाती है, वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, IAS दिए, उसमें UPSC में नहीं हो पाया, PCS भी दे रहे हैं, तो सर उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है मोटिवेट रहना लगातार। तो सर उनको अपने मोटिवेशन के लिए सर स्पेशली क्या करना चाहिए? मेरे पास ज्यादातर ऐसी क्वेरीज आती हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि सर आप लोगों ने पूरी एक कंपटीशन लाइफ जो रही है वो रही है, उसके बाद में पूरा एक नौकरी में, क्योंकि नौकरी में भी आपको कहीं ना कहीं देखिए कभी अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतर रहे हैं जी सर, तो आपको निष्कंप प्रतिबद्धता होनी चाहिए, आप में दोलायमान वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। आप अपने कर्म करें, आगे बढ़ें, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा एक पूर्ण विश्वास है, अगर आप निष्कंप प्रतिबद्ध हैं अपने कर्म के, अपने विजन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप सफल होंगे,
इसमें कोई संशय नहीं है। समय लग सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 4-6 वर्ष लग सकता है, लेकिन आप सफल होंगे। और कंपटीशन इसका नाम है जी। आप परीक्षा पास करना नहीं है यहाँ जी, यहाँ एकेडमिक से थोड़ा सा अलग है, एकदम अलग है, इसलिए कि आपको अच्छों में अच्छा बनना है। अच्छों में अच्छा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहाँ लागू होती है, वही यहाँ सर्वाइव करेगा जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रैंक के अनुसार होगी और पद कम होते हैं, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। पता चला कि 100 पद है और उसके लाखों अभ्यर्थी हुए, तो लिए तो 100 ही जाएंगे जी सर। तो 99,900 लोग नकारे नहीं है जी, उनका लक चांस लेबर इकट्ठा हुआ, वो प्रयत्नशील रहे, वो सफल हुए। आप भी उसमें एक हो सकते हैं और रहेंगे, पूरा विश्वास है। जब एक साथ आप कई परीक्षाओं में बैठे, कहीं ना कहीं अवश्य सफल होंगे। जी सर। और सर ये भी प्रश्न होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे केवल यूपीएससी देना है और सर्विसेज के एग्जाम नहीं देने हैं। देखिए, यूपीएससी परीक्षा बड़ी ऊंची परीक्षा है। मैं जानता हूं, जितनी बातें आपसे हुई हैं सर, आपने भी उसके कई साक्षात्कार दिए, बिल्कुल, और फिर लगातार अनुभव इधर भी रहा आपका, फिर आप सचिवालय सेवा में आए, तो आपका सर क्या संदेश है कि और परीक्षाएं भी लोग में? देखिए, कोई भी यूपीएससी देने वाला व्यक्ति जी सर, वो अपना बी प्लान जरूर बनाकर रखे जी, कि अगर इसमें नहीं हुए तो क्या करेंगे। जी सर, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि उसे बी प्लान रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी परीक्षा है, ऑल इंडिया परीक्षा है, और 700-800 या मैक्सिमम 1000 पद एक वर्ष में आते हैं, डिपेंड करता है। और ऑल इंडिया लेवल के जो टॉप टैलेंट होते हैं देश के, सब अपीयर होते हैं, चाहे वो IITian हो, चाहे मेडिकल के छात्र हो, चाहे एकेडमिक के हो, चाहे लॉ क्षेत्र के हो या ह्यूमैनिटी के हो, जो टॉप ब्रेन होते हैं सम्मिलित होते हैं, उसमें से 1.6 से लेकर 1.7 तक मेंस परीक्षा में पास होते हैं जी सर, और इंटरव्यू में अंततः वही 700-800 होते हैं जी सर। तो इतनी बड़ी परीक्षा और इतनी प्रतिस्पर्धा में अगर हम विवेकशील प्राणी हैं तो हमें बी प्लान बना करके तैयारी करना चाहिए, और इसमें अपने को या अपने गाइड को या अपने मार्गदर्शकों को कोसने का कुछ कोई अवसर नहीं है, इसलिए कि हम एक मैच्योर स्तर पर आते हैं, हम पढ़ लिख कर आते हैं, एक डिग्री लेकर आते हैं, एक बड़ी परीक्षा में बैठते हैं, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है हम सोचें, समझें और परखें कि हमें क्या करना है। प्रत्येक सिविल सर्विस के उसको बी प्लान जरूर बनाना चाहिए। अगर सफल हो गया तो बड़ी अच्छी चीज है, सफल है, शुभकामनाएं, हर तरफ से उसको बधाइयां मिलेंगी और देश की सबसे बड़ी सेवा पर वो आसीन होगा विभिन्न पदों पर। और नहीं सफल हुआ तो बी प्लान बनाया रहे, जैसे कोई एकेडमिक क्षेत्र में जाना चाहता है, हाँ सर, अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, SRF JRF है, PhD कर रहा है, तो टीचिंग जॉब में भी जा सकता है, वो भी सम्मानजनक सेवा, अच्छी सैलरी है, प्रतिष्ठित सेवा है। वो IAS नहीं बना, लेकिन IAS बनाने वाला बन जाएगा जी सर, वो अपने अनुभव से दर्जनों IAS बना सकता है अपने जीवन में जी सर। तो उधर जा सकता है। या सिविल सर्विस के सीमित अटेम्प्ट होते हैं, एज सीमित है, वो प्रोविंशियल सेवा में बैठे, जैसे हिंदी बेल्ट के छात्र हैं तो बगल के प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में भी वो PCS दे, वहां भी तमाम लोग सफल होते रहे हैं, वहां भी जाएं। केवल एक परीक्षा के भरोसे बैठना मैं बहुत बुद्धिमानी नहीं समझता हूं, कितना भी टैलेंट हो, कितने भी मेहनती हो, क्योंकि परीक्षा एक चीज पर नहीं निर्भर करती है, तमाम कारण होते हैं, और कोई ऐसा कारण आ गया, आप बहुत उपयुक्त सारी चीजें हैं लेकिन बीमार पड़ गए, हाँ सर, परीक्षा के दौरान बीमार पड़ गए, अब आप नहीं दे पाए तो ये दोष दे। इसीलिए मैं कहता हूं बी प्लान आप रखिए कि अगर नहीं हो पाया 5 अटेम्प्ट दीजिए, जितने भी अटेम्प्ट 5-6 कितना है सर, 6 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट आप दीजिए, लेकिन आप 1-2 अटेम्प्ट देकर देख लीजिए अपने कैलिबर को, अपनी क्षमता को, फिर छोटी परीक्षाओं पर भी ध्यान दीजिए। आपके अटेम्प्ट है तो आप छोटी परीक्षा में आकर के भी उसमें जा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस लेवल और वो नहीं है तो छोटी परीक्षाओं से शुरू करिए, धीरे धीरे स्टेप वाइज चढ़िए, सफलता अगर आप में है तो प्राप्त करेंगे सर। यानी कि अपना आत्मविश्वास, हाँ, अच्छी स्ट्रेटेजी जी, अच्छा मार्गदर्शन जी, और एक बी प्लान के साथ जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा। बिल्कुल एक ये रहेगा कि हम अगर ये नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये कर लेंगे। और वो डिपेंड करता है कि बी प्लान सबका अलग अलग है, किसी का बिजनेस भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी पेशे में जा सकते हैं, जैसे ला के आप लायर बन सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, और अच्छी प्रैक्टिस आपकी चल गई, रोलिंग प्रैक्टिस, तो उसके सामने कोई भी सेवा बेकार है, कोई भी सेवा बेकार है सर। तो सर मैं ये चाहूंगा कि सर आपका सानिध्य मिलता रहे, और आप लोगों के जो भी प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को सर से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके, आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो अगली मीटिंग जब सर के साथ होगी तो हम सर को उन प्रश्नों पर जवाब देने के लिए कहेंगे, और हम चाहेंगे कि सर हमसे जुड़े रहें, अपने अनुभव, अपने
गाइडेंस में हम लोगों को आके लेके बढ़े, मैं भी सर से सीख सकूं, आप लोग भी सीख सकें। और इसी के साथ आज की ये मीटिंग हम लोग समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके अपनी क्वारी जरूर पूछिएगा, बताइएगा ये जो सर ने बातें बताई हैं, जो जानकारियां दी हैं, अपने अनुभव शेयर किए हैं, वो आपको कैसे लगे। और आप अपनी जितनी भी क्वारी हो सचिवालय सेवा से संबंधित या आपके कंपटीशन लाइफ से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं को आप देते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है, कई बार आप डिमोटिवेट होते हैं, तो सर से भी मैं मिलवाऊंगा और सर के सानिध्य में रह के हम लोग बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। आपकी क्वारीज तो दूर होंगी ही, जीवन के बारे में भी बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। तो सर आज हम लोग इतना ही। धन्यवाद पांडे जी। जी सर। और मुझे आपके साथ यहाँ आने का मौका मिला और आपने मंच प्रदान किया और अच्छा लगा। सर ये जब भी मेरी जरूरत होगी जी सर तो मैं आपके साथ उपलब्ध रहूंगा। जी सर। और आपसे जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।